नमस्कार दोस्तों। डेट आज की 29 जून 2026 है। स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। सबसे पहले ये बताओ आप लोग कैसे हैं। 3-4 दिन देखो डिस्कशन होने इसकी और मैंने काफ़ी ज़्यादा मिस किया डिस्कशन को आपको। आप लोग कैसे हैं, पढ़ाई कैसे चल रही है। और डिस्कशन की बात करें, आज देखो 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल हम आज डिस्कस करेंगे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में अमेंडमेंट के प्रपोजल से संबंधित। दूसरा आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे नार्को टेररिज्म से संबंधित। इंडिया के एक तरफ है गोल्डन क्रेसेंट, दूसरी तरफ है गोल्डन ट्रायंगल, इंडिया बीच में फंसा हुआ है। तीसरा आर्टिकल हम डिजिटल स्लेवरी से संबंधित डिस्कस करेंगे। ये द हिंदू का है, शशि थरूर का आर्टिकल है। पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। ये बारकोड स्कैन करके यहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में अमेंडमेंट्स से संबंधित है। अपना सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो ये आर्टिकल हम डिस्कस करें उससे पहले ना 2-3 बेसिक टर्म के मतलब मैं आपको बता देता हूँ। पीडीएस, पीडीएस मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये इंडिया का सबसे पुराना राशन डिस्ट्रीब्यूट करने वाला सिस्टम है। जो सरकारी दुकानें हैं ना, वहां पे सबको पहले सब्सिडाइज्ड फूड मिल जाया करता था। मतलब पहले ये यूनिवर्सल होता था, हर कोई जाए और सरकारी दुकान से अनाज लेके आ जाए सस्ता। फिर आया टीपीडीएस। देखो टीपीडीएस में ना सरकार ने ये बोल दिया कि सबको नहीं देंगे भाई, टारगेटेड करके देंगे, मतलब सिर्फ गरीब लोगों को देंगे। तो ये हो गया टारगेटेड पीडीएस। पहले सबको मिलता था, फिर सरकार ने बोला नहीं सबको नहीं देंगे, टारगेट करके देंगे। राइट बेस्ड अप्रोच टर्म आएगी इस आर्टिकल में। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। पहले देखो राशन मिलना एक प्रकार से सरकार की मेहरबानी थी, जैसे सरकार कोई एहसान कर रही है। लेकिन 2023 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया, तो इस एक्ट ने ना राशन, गरीब लोगों को राशन मिलना, इस चीज को अधिकार बना दिया गया उनका, कि ये सरकार की मेहरबानी नहीं है कि उनको फ्री राशन मिल रहा है, सस्ता राशन मिल रहा है। ये उनका अधिकार है। अगर आपको अनाज नहीं मिलता है तो आप कोर्ट जा सकते हो। समझ रहे हो, कोर्ट जाने का अधिकार दे दिया गया कि आपको नहीं मिल रहा तो आप कोर्ट चले जाओ। फिर नेक्स्ट है इंट्रा कैटेगरी इनइक्वालिटी। मतलब एक ही ग्रुप के अंदर जब देखो भेदभाव हो तो मतलब इंट्रा कैटेगरी इनइक्वालिटी है। जैसे मान लो हम कोटा के अंदर कोटा की बात नहीं करते, रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन की। एससी कम्युनिटी के लोग भी जो हैं वो सभी को फायदा नहीं मिला है, कुछ ऐसी कम्युनिटीज को ज्यादा फायदा मिल गया रिजर्वेशन का, कुछ को नहीं मिला है। तो वो इंट्रा कैटेगरी इनइक्वालिटी हो गई एक प्रकार से। ठीक है, अब चलते हैं। देखो आजादी के बाद से ना इंडिया ने पीडीएस चलाया, क्योंकि देश की बहुत जनसंख्या गरीब थी, तो सरकार को लगा यार फ्री में या सस्ता अनाज तो देना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया 2013 में क्रांति आई, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया। इसको हम राइट टू फूड एक्ट भी कहते हैं। राइट टू फूड एक्ट, काफी सारे एक्ट आए थे जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, तो इसे बोला गया राइट टू फूड एक्ट। अब इसने क्या किया, जैसे मैंने आपको बताया पहले सरकार की मेहरबानी हुआ करती थी, फूड देना सस्ते में, सरकार जैसा लगता था फेवर कर रही है। लेकिन इस राइट टू फूड ने गरीब लोगों को अधिकार दे दिया, उनका लीगल इंटाइटलमेंट बना दिया कि आपको नहीं मिला तो आप कोर्ट में जा सकते हो। तो 2013 में जब ये एक्ट आया ना, इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव इस 2013 के एक्ट का था फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी मतलब गरीबों को सस्ता और पर्याप्त अनाज देना, पहली चीज फूड सिक्योरिटी। दूसरा ऑब्जेक्टिव न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। मतलब सिर्फ देखो ऐसा नहीं कि पेट भरना, पेट भरना सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं था, मालन्यूट्रिशन को हराना, कुपोषण को हराना, यह भी एक ऑब्जेक्टिव था, खास करके औरतों में और बच्चों में। फिर तीसरा ऑब्जेक्टिव था अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म बनाना, ताकि सिस्टम में जवाबदेही हो, अनाज नहीं मिला तो भाई क्यों नहीं मिला, समझ गए। तो ये चीज है, ये ऑब्जेक्टिव थे। और कौन कौन कवर है इस स्कीम में। इस स्कीम में देखो 75% तो रूरल इंडिया कवर है, 50% अर्बन इंडिया कवर है। मोटा मोटा हमारे देश की 2/3 जो आबादी है वो इस स्कीम के अंदर आती है। और अगर बेनिफिशरी जो हैं उनको कैटेगराइज हम करें तो बेनिफिशरीज को ना 2 हिस्सों में बांट दिया था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 ने। पहले टाइप के बेनिफिशरी थे अंत्योदय अन्न योजना वाले, एएवाई, अंत्योदय अन्न योजना वाले। ये है पुअरेस्ट ऑफ पुअर, गरीब से गरीब।
सनी समझ गए, गरीबों में सबसे गरीब, इनको मिलता है 35 किलोग्राम अनाज पर फैमिली पर मंथ, 35 केजी अनाज पर हाउस होल्ड पर मंथ, पर फैमिली है ये। और दूसरा है फिर प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स, ये नीचे वाले प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स। प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स ये देखो बाकी बचे हुए वल्नरेबल लोग हैं, इनको मिलता है 5 किलोग्राम अनाज पर पर्सन पर मंथ। इनमें मेंबर वाइज एलोकेशन होता है, मेंबर वाइज। और जो अंत्योदय अन्न योजना वाले हैं उनमें पर हाउस होल्ड मतलब घर के हिसाब से एलोकेशन होता है, नीचे वालों में मेंबर के हिसाब से एलोकेशन होता है। समझ गए। और इस स्कीम में देखो वुमेन इंपावरमेंट का भी ख्याल रखा गया था, मतलब राशन कार्ड पे मुखिया कौन होगी, वुमेन होंगी, यानी घर की सबसे बड़ी महिला जिसकी एज 18 या फिर 18 से ऊपर, राशन कार्ड उनके नाम पे होगा। तो महिलाओं की इंपावरमेंट के लिए एक जबरदस्त स्टेप था। मैटरनिटी बेनिफिट का प्रोविजन किया गया था, मतलब जैसे जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं या फिर वो माँ जो दूध पिला रही हैं अपने बच्चों को, उनको आईसीडीएस और मिड डे मील स्कीम के तहत में ना न्यूट्रिशियस खाना देने का प्रोविजन किया गया था। प्रेग्नेंट वुमेन को और लैक्टेटिंग मदर्स को, उनको आईसीडीएस और मिड डे मील स्कीम में न्यूट्रिशियस खाना देने का प्रोविजन किया गया था। साथ ही में 6,000 रुपए का मैटरनिटी बेनिफिट पर चाइल्ड भी। तो ये प्रोविजंस थे। और संविधान के कौन से एंगल से जोड़ा गया? आर्टिकल 21 से जोड़ा गया, राइट टू लाइफ, मतलब डिग्निटी के साथ जीना है तो भाई खाना तो मिलना चाहिए ना, बिना खाने के कोई सिर्फ सांस लेके थोड़ी ना जिंदा रहेगा। आर्टिकल 39B से आप जोड़ लो, रिसोर्सेज जो हैं उनका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ लोग अंबानी अदानी बन गए और एक बड़ा वर्ग ऐसा जिन्हें खाना भी नहीं मिल रहा। आर्टिकल 47, देखो ये स्टेट की ड्यूटी है कि लोगों के न्यूट्रिशन लेवल का ख्याल रखे और लोगों का जो हेल्थ लेवल है वो भी इंप्रूव करे। ये किसकी ड्यूटी है? ये स्टेट की ड्यूटी है। तो ये सब, अब ये मैंने आपको बेसिक डिटेल बता दिया, बैकग्राउंड बता दिया। अब मैं आता हूं, अब क्या अमेंडमेंट नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में किए गए हैं। पहले क्या था? पहले जैसे मैंने आपको बताया, जो पुअरेस्ट ऑफ पुअर थे अंत्योदय अन्न योजना वाले, उनको सीधा 35 किलोग्राम पर फैमिली मिलता था, चाहे घर में 2 लोग हैं या फिर 8 लोग हैं। नया प्रपोजल क्या है? नया प्रपोजल ये है कि हर अंत्योदय अन्न योजना मेंबर को ना 7 किलोग्राम पर मंथ मिलेगा, 7 किलोग्राम पर मंथ, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 35 केजी पर हाउस होल्ड। समझ गए? जैसे मान लो 4 मेंबर हैं तो 7 हर को मिलेगा तो 28 मिल गया। लेकिन मान लो 7 मेंबर्स हैं, 7 है तो 7 इंटू 7 49 हो गया। क्या 49 मिलेगा? नहीं, 49 मिलेगा, 49 नहीं मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा 35 केजी। तो ये सरकार ने दिमाग लगाया है थोड़ा कि हम पर मेंबर 7 केजी कर देते हैं और मैक्सिमम कर देते हैं 35 केजी। और ये एब्सोल्युटली फ्री होगा। ये पहले 2 रुपए 3 रुपए का मिलता था, वो फॉर्मेलिटी हटा दी गई है। अब क्वेश्चन उठता है कि सरकार ने ये क्यों किया? सरकार देखो ये कहती है पुराने सिस्टम में ना पर कैपिटा इनिक्विटी थी। मतलब आप एग्जांपल से समझो, एक घर में सिर्फ हस्बैंड वाइफ है, उनको 35 किलोग्राम मिल जाता था, यानी पर मेंबर 17.5 किलोग्राम। और एक घर में मान लो 8 लोग हैं, उनको भी 35 किलोग्राम, यानी पर मेंबर सिर्फ 4.3 केजी। लेकिन अब ये जो इनइक्विटी थी वो हटा दी गई है। लेकिन यहां पे ना एक दिक्कत जानते हो क्या है? एक दिक्कत ये है, जिस घर में मान लो 8 मेंबर हैं, अब उनको तो पर मेंबर 4.3 केजी मिलेगा। और एक प्रकार से इनको तो देखो, जो दूसरी कैटेगरी थी प्रायोरिटी हाउस होल्ड वाली, पर मेंबर 5 केजी मिलता था, इवन उनसे भी कम मिल रहा है। प्रायोरिटी हाउस होल्ड वाली ये दूसरी कैटेगरी थी ना, उनसे भी कम मिल रहा है दूसरी कैटेगरी वालों को तो। और जबकि ये तो पुअरेस्ट ऑफ पुअर में आते हैं। ये दिक्कत है। और भी क्रिटिक्स हैं, जैसे सबसे पहला क्रिटिसिज्म देखो ये है, सरकार देखो बड़ी चालाक है। अगर मान लो 2 मेंबर हैं तो उनको तो मिलेगा 7 into 2 14, लेकिन मान लो 8 मेंबर्स हैं तो मिलेगा पर मेंबर 4.3 केजी। सरकार ने उनके लिए तो कम कर दिया जहां पे फैमिली में मेंबर्स की संख्या कम है, लेकिन जहां पे मेंबर्स की संख्या ज्यादा है उनके लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। दूसरा, नॉर्थ साउथ डिवाइड। अब
जो साउथ के परिवार है ना, वहां पे उन्होंने प्लानिंग अच्छी की है फैमिली की, वहां पे परिवार छोटे होते हैं। अब नॉर्दर्न इंडिया में परिवार थोड़े बड़े हैं, तो ओवरऑल फूड ग्रेन का जो एलोकेशन है नॉर्थ इंडिया में ज्यादा होगा, साउथ इंडिया में कम होगा। इसीलिए केरला की सरकार ने इसका विरोध भी किया है। फिर नेक्स्ट है आउटडेटेड सेंसस डिले। हम देखो अभी भी 2011 के सेंसस पे चल रहे हैं, और नया गरीब जो है वो तो देखो इस लिस्ट में अभी आया ही नहीं है, पूरा जो डेटा है वो आउटडेटेड है। फिर कुछ जो एक्टिविस्ट हैं वो ये कह रहे हैं राशन काटने के बजाय सरकार को 14 केजी पर पर्सन कर दिया जाना चाहिए। सरकार राशन काट रही है जबकि बढ़ाना चाहिए। फिर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी वाला पॉइंट आता है। आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ये कहती है कि हमें बैलेंस डाइट चाहिए। अगर आप न्यूट्रिशन के नाम पे राशन को रैशनलाइज कर रहे हो तो भाई एक बात बताओ, सिर्फ चावल गेहूं से क्या होगा? आप दालें दो, एडिबल ऑयल दो। गरीब जो है वो मार्केट से दाल खरीदता है, एडिबल ऑयल खरीदता है, बहुत महंगा लगता है उसको। फिर इसके बाद में चैलेंजेस की बात की जाती है कि देखो जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है वो भी परफेक्ट नहीं है। इसमें ओवरऑल काफी सारे चैलेंजेस हैं, जैसे आइडेंटिफिकेशन फेलियर्स हैं। असली गरीब जो है उसको राशन कार्ड मिलता ही नहीं है, एक्सक्लूड हो जाता है, और अमीर आदमी फर्जी बीपीएल कार्ड बनवा लेता है। फिर पीडीएस लीकेजेस और डाइवर्जेंस होते हैं। रास्ते में अनाज की चोरी हो गई, अनाज भेजा जा रहा है पीडीएस दुकानों पे, रास्ते में चोरी हो गई, करप्शन कर लिया, ब्लैक मार्केट में राशन को बेच दिया जाता है। फिर हिडन हंगर वाला पॉइंट है कि हमारा जो सिस्टम है ना पूरा सीरियल सेंट्रिक है, गेहूं चावल सेंट्रिक है। पेट तो भर रहा है लेकिन आप बताओ क्या बॉडी को प्रोटीन मिल रहा है? नहीं मिल रहा। फिर इसके बाद नेक्स्ट चैलेंज है फिस्कल बर्डन। सरकार के खजाने के ऊपर ना बहुत बड़ा बोझ है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का। लाखों करोड़ों लोगों को फूड सब्सिडी जाती है, और सरकार कहती है हमने गरीबी खत्म कर दी। गरीबी खत्म कर दी तो देश की 2/3 जो जनसंख्या है वो सब्सिडाइज्ड अनाज क्यों ले रही है? फिर नेक्स्ट स्टोरेज इशू है। फूड सिक्योरिटी जो अपना फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इनके पास में अनाज को स्टोर करने का व्यवस्था ही नहीं है, अनाज सड़ जाता है, अलग अलग मौसम के थपेड़े झेल नहीं पाता। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है डायनामिक बेनिफिशियरी डेटाबेस बनाओ। आधार और डेमोग्राफिक डेटा से ना राशन की जो लिस्ट है उसको आप समय समय पे अपडेट करो। टेक ड्रिवन रिफॉर्म्स लेके आओ, एआई का जमाना है भाई। पीडीएस दुकानों पर आप ईपीओएस मशीन लगाओ। इसके अलावा बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, सप्लाई चेन ट्रैकिंग ताकि चोरी रुके, ये सब काम आपको करना पड़ेगा। फिर न्यूट्रिशन फर्स्ट पीडीएस एक्सपेंशन। बहुत हो गया यार, खाना मिल रहा है, मान गए, अब बढ़िया है, अच्छा काम किया है, लेकिन अब मिलेट्स ऐड करो थाली में, दालें ऐड करो, प्रोटीन मिलना चाहिए गरीब लोगों को। कम्युनिटी और सोशल ऑडिट का पॉइंट है। सोशल ऑडिट करवाना चाहिए ताकि गांव वाले खुद देखें राशन की क्वालिटी कैसी है, क्वांटिटी भी चेक करें, ऐसा तो नहीं कोई करप्शन हो रहा है। सबसे लास्ट में कोल्ड चेन्स और जो मॉडर्न साइलोज हैं यानी वेयर हाउस हैं वो बनाने चाहिए ताकि अनाज वेस्ट ना हो। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। ये मेंस के कीवर्ड्स हैं जो आप आंसर्स में यूज कर सकते हो, जैसे राइट बेस्ड फ्रेमवर्क वर्सेस वेलफेयर अप्रोच, इंटाइटलमेंट थ्योरी अमर्त्य सेन, ये सब आप यूज कर सकते हो। ये 2018 में यूपीएससी ने प्री का क्वेश्चन पूछा था इससे रिलेटेड, फूड सिक्योरिटी एक्ट से संबंधित। ये मेंस में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, मेंस 2019 में, ये मेंस 2018 में। ये यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछती रहती है क्योंकि गरीबी से ये सीधा सीधा लिंक होता है ना। तो ये पोटेंशियल क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 है आज का। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो सिक्योरिटी से संबंधित है, नार्को टेररिज्म के बारे में है। आप सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। आप ना सोच के देखो, इंडिया का जैसे मैप है, अब पंजाब का एक खेत है, पंजाब का एक खेत है, एग्रीकल्चर फार्म है। रात को ना पाकिस्तान से एक ड्रोन आता है, ड्रग्स का पैकेट गिरा के वापस पाकिस्तान में चला जाता है। और दूसरी तरफ मणिपुर है। मणिपुर में क्या होता है? म्यांमार से ना पहाड़ी रास्तों से ड्रग्स की स्मगलिंग होती है। देखो ये दोनों जो एग्जांपल्स हैं ना, ये सिर्फ क्राइम नहीं है, ये है नार्को टेररिज्म। ड्रग्स जो हैं एक प्रकार से देखो 21वीं शताब्दी में ना प्रोक्सी वार के अंदर एज ए केमिकल वेपन्स इनका यूज हो रहा है। समझ गए? 21वीं शताब्दी के अंदर जो प्रोक्सी वारफेयर है ना, उसमें
ड्रग्स भी एक हथियार हैं। सोसाइटी को आप ड्रग्स के जाल में झोंक दोगे तो आपका जो युवा है ड्रग्स में फंसा रह जाएगा, लड़ाई नहीं लड़ेगा, देश के लिए कुछ अच्छा नहीं करेगा। यही तो पाकिस्तान चाहता है। और क्या चाहता है पाकिस्तान? हाल ही में देखो, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ना अपनी 2026 की रिपोर्ट पब्लिश की। 2026 की रिपोर्ट पब्लिश की, ये देखो। इसमें उन्होंने एक बात बोली कि भाई, म्यांमार ने अब पाक अफगानिस्तान को रिप्लेस कर दिया है एज ए वर्ल्ड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इलिसिट ओपियम, यानी गैर कानूनी ओपियम। पहले अफगानिस्तान से गैर कानूनी ओपियम हमारे देश में ज्यादा आया करता था, लेकिन अब म्यांमार से आ रहा है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? आप इसका बैकग्राउंड समझिए, थोड़ा बेसिक समझिए। आप एक बात बताओ, ओपियम है क्या? ओपियम क्या है? अफीम क्या है? देखो, ओपियम एक प्रकार से ना पोपी प्लांट से निकला हुआ एक रस है, जिसकी सहायता से देखो हीरोइन बनती है, मोर्फिन बनती है। अब सालों तक ना अफगानिस्तान इस मार्केट का अनडिस्प्यूटेड किंग था, लेकिन अप्रैल 2022 में ना सब बदल गया। तालिबान ने ना अफगानिस्तान में तालिबान का सत्ता आ गई थी अगस्त 2021 में। तालिबान ने ना सत्ता में आने के बाद में ओपियम पॉपी कल्टीवेशन पे ना बैन लगा दिया। क्यों बैन लगा दिया? क्योंकि देखो, उन्हें ना इंटरनेशनल कम्युनिटी से लेजिटिमेसी चाहिए थी, इंटरनेशनल कम्युनिटी से फंड्स चाहिए थे। अगर मान लो वो ड्रग्स की खेती कर रहे हैं तो कोई दूसरा देश इनको स्वीकार नहीं करता कि आप एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट हो, तो उनको लेजिटिमेसी हासिल करने के लिए उन्होंने बैन कर दिया अफीम की खेती को। अब इस बैन की वजह से ना अफगानिस्तान की ओपियम प्रोडक्शन में 93% की गिरावट आ गई, और ग्लोबल जो सप्लाई चेन है उसमें एक बहुत बड़ा वैक्यूम आ गया। अब पूरी दुनिया में ड्रग एडिक्ट हैं, उनको ड्रग चाहिए, तो आएगा कहां से? अफगानिस्तान में तो है नहीं, कौन मार्केट में ड्रग अब भेजेगा? इकोनॉमिक्स तो सिंपल है ना, डिमांड एंड सप्लाई। अगर डिमांड बहुत ज्यादा है तो सप्लाई कहीं ना कहीं से आ जाएगी। अब वो सप्लाई आ रही है हमारे पड़ोसी देश म्यांमार से। म्यांमार जो बहुत इमर्ज होके आया है ड्रग सप्लाई के मामले में। 3 कारण हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहला, यहां पे है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। 2021 के बाद में यहां पे ना मिलिट्री रूल है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को उखाड़ फेंका था, टेटमाडा यानी मिलिट्री का रूल है अभी वहां पे। इस कू की वजह से ना, मिलिट्री के कू की वजह से पूरे देश में सिविल वार स्टार्ट हो गया। स्टेट मशीनरी टूट गई, लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया। तो जहां पे देखो स्टेट फेल हो जाता है ना, तो वहां पे फिर ये ड्रग के जो माफिया हैं वो ज्यादा पनपते हैं। दूसरा कारण, एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस। अब म्यांमार के बहुत सारे स्टेट्स, जैसे एक शान स्टेट है, शान स्टेट। अब यहां पे बहुत सारे रिबल ग्रुप्स हैं। इन ग्रुप्स को ना अपने हथियार परचेज करने के लिए पैसा चाहिए। पैसा कहां से आता है? ड्रग्स से। तो इसको बोलते हैं नार्को इंसर्जेंसी। इनको लड़ाई लड़नी है मिलिट्री रूल के अगेंस्ट, एथनिक ग्रुप्स को। उसके लिए हथियार चाहिए। हथियार कहां से आता है? ड्रग्स से। तीसरा पॉइंट ये है, 2021 से 2023 के बीच में ना म्यांमार में पोपी कल्टीवेशन लगभग 56% बढ़ गया, और आज ये करीबन 45,200 हेक्टेयर में फैला हुआ है। तो इन सब ने मिलकर ना एक सदियां पुराना जो म्यांमार में ड्रग का नेटवर्क था उसे जिंदा कर दिया, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं गोल्डन ट्राइंगल। गोल्डन ट्राइंगल बोलते हैं। और ये वाला जो ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इनमें जो ड्रग का नेटवर्क था इसे हम बोलते हैं गोल्डन क्रेसेंट। ये जो चांद बन रहा है, गोल्डन क्रेसेंट। तो गोल्डन क्रेसेंट यानी चांद का नेटवर्क थोड़ा ढीला पड़ गया है, गोल्डन ट्राइंगल का नेटवर्क मजबूत है। और ये हमारे देश के ईस्टर्न बॉर्डर के लिए काफी चिंता की बात है। समझ गए कहां कहां पे है ये गोल्डन ट्राइंगल? म्यांमार, लाओस और थाईलैंड का ट्राई जंक्शन है ये, एक प्रकार से। ये मैंने आपको दिखाया, म्यांमार, लाओस और थाईलैंड, तीनों का ट्राई जंक्शन है। क्या बनाते हैं? ये देखो, ओपियम और हीरोइन के अलावा ना आजकल सिंथेटिक ड्रग्स भी काफी ज्यादा बनाने लगे हैं। यहां पे वो एक जो फेमस ड्रग नहीं है, जिसमें यूएस में आपने देखा होगा जोम्बी बन जाते हैं लोग, खड़े हैं तो खड़े हैं 2 घंटे तक। उस ड्रग का एक नाम है। नाम क्या है? ये देखो, एम्फिटेमाइन टाइप स्टिमुलेंट, एटीएस। मैडनेस ड्रग भी कहते हैं इसे, पागल करने वाली ड्रग।
तो ये सिंथेटिक ड्रग भी अब इस ट्राई जंक्शन में बनने लगी है। और मतलब ये जो ड्रग है ना, ये भाई इतनी खतरनाक है, नर्वस सिस्टम को हाइपर स्टिमुलेट कर देता है, जिससे लोग बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाते हैं। और मतलब आंख बंद करके सो रहे हैं, आंख खुली करके सो रहे हैं, पता ही नहीं लग रहा क्या चल रहा है जिंदगी में। बहुत ही खतरनाक ड्रग है, यूएस में बहुत ज़्यादा जाती है और आरोप चाइना पे लगते हैं कि तुम भेजते हो भाई। तो ये जो ड्रग है ये भी सिंथेटिकली मैन्युफैक्चर हो रही है यहाँ पे। ये इंडिया के लिए चिंता की बात है भाई, ये इंडिया में आने लग गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। जो हम बात करते हैं ना हमेशा, डेमोग्राफिक डिविडेंड को हमने यूज कर लिया तो सही है, नहीं तो फिर भाई युवा लोग हैं, अगर ये ड्रग्स ज़्यादा सस्ती आने लग गई, बेरोजगार लोग इसे लेने लग गए, तो देखो कितना नुकसान हो जाएगा। और ये गोल्डन क्रेसेंट तो मैंने आपको बता ही दिया। अब इसमें देखो अफगानिस्तान में तो प्रोडक्शन घट गई है, लेकिन पुराने स्टॉक तो अभी भी पड़ा है ना, पुराना स्टॉक पड़ा है, इसलिए थोड़ी बहुत सप्लाई होती रहती है। अब इंडिया की ज्योग्राफी देखो दोनों के बीच में फंसी हुई है। हमारी ज्योग्राफी हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी है और सबसे बड़ी वीकनेस भी है। हम सैंडविच बन चुके हैं गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के बीच में। ये देखो इंडिया इज सैंडविच्ड, जैसे सैंडविच के बीच में प्याज टमाटर होते हैं ना, वैसे ही हम फंस गए हैं इन दोनों के बीच में। और देखो एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, इवन इंडिया में भी लीगल ओपियम उगता है। इंडिया देखो उन गिने चुने देशों में है जहां पे मेडिसिन और साइंटिफिक पर्पजेस के लिए ना लेजिटिमेटली ओपियम की खेती होती है। अब ये कल्टीवेशन एक एक्ट के तहत होती है, उस एक्ट का नाम क्या है? कन्वेंशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग 1961। कन्वेंशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग्स 1961। इस एक्ट के तहत में लीगली लेजिटिमेटली हमारे देश में लाइसेंस लेके ओपियम की खेती होती है। कहाँ कहाँ पे होती है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में, लेकिन स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के लाइसेंस के बाद होती है। लेकिन देखो हमारी असली प्रॉब्लम लीगल कल्टीवेशन नहीं है, हमारी दिक्कत है, एक तो देखो हमारे जो वेस्ट की तरफ है वो गोल्डन क्रेसेंट है, ईस्ट की तरफ गोल्डन ट्रायंगल है। अब देखो इंडिया में आपको पता है कनेक्टिविटी के अच्छे सोर्स हैं, यहां पे ड्रग बनता है तो वो इंडिया के थ्रू फिर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कई बार भेजते हैं, तो इंडिया ट्रांजिट भी है इन ड्रग नेटवर्क्स के लिए, और दूसरी तरफ इंडिया देखो डेस्टिनेशन भी है। ये दिक्कत है, समझ गए? इंडिया ट्रांजिट भी है और इंडिया डेस्टिनेशन भी है। और जब देखो ये ड्रग्स इंडिया में एंटर करते हैं, भाई नशा नहीं लाता अपने साथ, ये ड्रग्स क्राइम भी लाता है, वेपन्स, टेररिज्म सब साथ लाता है। तो ये हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक मल्टी डायमेंशनल थ्रेट बन जाता है। आप इसको ना बॉर्डर के हिसाब से क्लासिफाई करो, जैसे ईस्टर्न बॉर्डर है, म्यांमार का डायरेक्ट इफेक्ट ना नॉर्थ ईस्ट इंडिया पर पड़ता है। जैसे मणिपुर का नेशनल हाईवे नंबर 102 है। अब ये हीरोइंस और मैथ के लिए ना जो आर्टिफिशियल सिंथेटिक ड्रग है उसके लिए एक प्रिंसिपल लैंड रूट बन चुका है। इसके अलावा मिजोरम का चंपाई डिस्ट्रिक्ट है, ये भी एक मेजर एंट्री पॉइंट है म्यांमार से आने वाले ड्रग्स के लिए। अब यहां से फिर ड्रग्स असम और इंडिया में अलग अलग इलाकों में जाता है। म्यांमार के साथ में तो हमारा एफएमआर भी है, फ्री मूवमेंट रेजीम। इसका मकसद देखो ये है कि बॉर्डर के दोनों तरफ जो ट्राइब्स रहते हैं ना उनके बीच में कल्चरल जो टाइज हैं वो बने रहें, लेकिन ड्रग कार्टल्स इसका भी फायदा उठाते हैं। इसी वजह से जो सरकार है वो इस फ्री मूवमेंट रेजीम को रिव्यू कर रही है। अब वेस्टर्न बॉर्डर आप देख लीजिए, पाकिस्तान बॉर्डर पे देखो टेरेन है वो अलग है। यहां पे जो अनमैन्ड व्हीकल्स होते हैं ना, ड्रोन वगैरह, उनका भी इस्तेमाल हो रहा है, खास करके पंजाब बॉर्डर पे ड्रग्स की सप्लाई करने के लिए। तो ये तो एक प्रकार से स्टेट स्पॉन्सर्ड नार्को टेररिज्म का एग्जाम्पल है। फिर मैरीटाइम रूट का एग्जाम्पल ले लीजिए, कोस्ट लाइन का इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। गुजरात और महाराष्ट्र के कोस्ट पर फिशिंग जो वेसल्स है ना उनके अंदर ड्रग्स रख के भेज दी जाती हैं। अब इतनी सघन चेकिंग हर एक बोट की आप कर नहीं सकते ना। और आप एक चीज ये याद रखो ना, जो नेटवर्क ड्रग्स की सप्लाई कर रहे हैं चोरी छुपे, भाई वही नेटवर्क वेपन्स की सप्लाई भी तो कर सकते हैं ना, वही नेटवर्क फर्जी नोट की भी सप्लाई कर सकते हैं ना, उसी नेटवर्क का आतंकवादी भी तो यूज कर सकते हैं ना। ये भी तो एक चैलेंज है। आपको 1993 का मुंबई ब्लास्ट याद होगा, जो दाऊद इब्राहिम की गैंग थी ना, वो ओरिजिनली एक स्मगलिंग सिंडिकेट ही था, स्मगलिंग करता था। बाद में इसी स्मगलिंग नेटवर्क का यूज करके जो आरडीएक्स
है वो लाया गया था बाहर से, और फिर उसी आरडीएक्स की सहायता से मुंबई में धमाके किए गए थे 1993 में। तो भाई आज जिस रास्ते से ड्रग आ रहा है, कल को उस रास्ते से हथियार आएंगे, आतंकवादी आएंगे, उस रास्ते से फर्जी नोट आएंगे। तो ये इंडिया की सिक्योरिटी के लिए कितना बड़ा चैलेंज है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, और ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, मेंस का क्वेश्चन इसमें नहीं है चलो ये वाला अटेम्प्ट कर लीजिए, जीएस पेपर 3 2018 वाला, ये अटेम्प्ट कर लीजिए। सीधा सीधा इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने 2018 में। अब चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, डिजिटल स्लेवरी से संबंधित है। आप सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। आप एक बात बताओ, इतिहास में स्लेवरी क्या थी, मतलब बताओ। जब देखो एक इंसान दूसरे की बॉडी और आजादी पे कब्जा कर लेता था, यही तो स्लेवरी थी। आज स्लेवरी है, लेकिन देखो रूप बदल गया है। अभी ना क्रिश्चियनिटी में जो पोप होते हैं ना, पोप लियो 14th, इनका एक लेटर वायरल हुआ। लेटर का नाम है मैग्निफिका ह्यूमैनिटीज। इस लेटर में उन्होंने ये बोला कि आज का सबसे बड़ा खतरा एआई है। अगर देखो इसको अनरेगुलेटेड छोड़ दिया ना, तो हमारा पर्सनल डेटा एक नई डिजिटल स्लेवरी बन जाएगा। आप सोच के देखो, यूएसए में सिलिकॉन वैली है, जैसे हमारे देश में बेंगलोर है, वहां से लेके चाइना के सिंजैन तक सिर्फ थोड़े बहुत लोग, कुछ मुट्ठी भर लोग होंगे जिनकी मोनोपोलीज होंगी एआई के ऊपर, और वो दुनिया पे इनडायरेक्टली राज करेंगे। इनके पास में इवन सरकारों से भी ज्यादा पावर होगी, गवर्नमेंट से भी ज्यादा पावर होगी। तो जो ये लियो पोप है ना, इनकी कोर डिमांड बहुत सिंपल है। अगर एआई ऑटोमेटेड सिस्टम से ये डिसाइड कर रहा है कि आपको बैंक से लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, जो मिलेगी या नहीं मिलेगी, हॉस्पिटल में बेड मिलेगा या नहीं मिलेगा, एजुकेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो भाई उस डिसीजन के पीछे देखो किसी ह्यूमन की अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही भी तो होनी चाहिए ना। हम अपनी जो किस्मत है वो एल्गोरिथम्स के हवाले नहीं कर सकते। उन्होंने तो इवन यहां तक भी कह दिया कि ह्यूमैनिटी की भलाई के लिए ना एआई की डेवलपमेंट को थोड़ा बहुत स्लो कर देना चाहिए। एआई बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है, बहुत तेजी से। अब यहां पे देखो एक टेक्निकल और फिलोसफिकल प्रॉब्लम भी है। क्या प्रॉब्लम है, आप थोड़ा समझने की कोशिश करो। जो कानून है और मैथमेटिक्स का टाइम है वो देखो अलग अलग चलता है। मतलब एआई जो है वो देखो स्टार्टअप कल्चर की जबरदस्त स्पीड से चल रहा है। उनका फंडा सिंपल है, तेज चलो और चीजों को तोड़ दो। वो कानून की स्पीड से नहीं चल रहा है, कानून हमेशा कम स्पीड से चलते हैं। जैसे पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट कानून बनाती है ढीले ढाले, हाँ आज कमेटी बनाएंगे, अगले साल बनेगा, उससे अगले साल देखेंगे, तब तक एआई कितना आगे निकल जाता है। लॉ मेकर्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पार्लियामेंट जो है वो देखो एक इंसान के एक्शंस को कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन कुछ तो देखो करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट जो कानून होता है हमेशा स्लो ही चलता है, इनोवेशन हमेशा फास्ट चलती है, लेकिन कुछ तो देखो करना पड़ेगा। सब कुछ फ्री फॉल में नहीं छोड़ा जा सकता। अगर देखो जो कानून है वो इनोवेशन से पीछे रहेंगे, तो खतरा सिर्फ रूल तोड़ने का नहीं है कि हाँ भाई इनोवेशन बहुत तेजी से हो रही है, रूल टूट रहे हैं क्योंकि उन चीजों पे कोई कानून ही नहीं है। खतरा देखो एग्जिस्टेंशियल है। इवन डेमोक्रेसी का सर्वाइव करना भी मुश्किल हो जाएगा अगर सिटीजन्स को ना सच और झूठ में फर्क करना डिफिकल्ट हो जाएगा। आज एआई की वजह से सच और झूठ में फर्क करना डिफिकल्ट हो गया है। ऐसी सिचुएशन में तो डेमोक्रेसी भी नहीं सर्वाइव कर पाएगी अगर चीजें अनरेगुलेटेड रही, ओपन रही तो। आप देख लीजिए किस प्रकार से इलेक्शंस के टाइम में, सेंसिटिव टाइम में फेक वीडियोस रिलीज की जाती हैं। वोटर टर्नआउट करने के लिए, वोटर टर्नआउट गिराने के लिए पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है। फेक स्कैंडल सामने आते हैं। ये सब हो रहा है इलेक्शन के टाइम में। और इन सब में आग में घी डालने का काम जानते हो कौन कर रहा है? आग में घी डालने का काम कर रही हैं ये सोशल मीडिया कंपनीज। सोशल मीडिया कंपनीज का एल्गो ऐसे होता है कि यूजर्स का एंगेजमेंट ज्यादा से ज्यादा हो। कोई फेक वीडियो आई जल्दी से वायरल हो जाती है, नेगेटिव वीडियो आई जल्दी से वायरल हो जाती है। लोगों को नेगेटिविटी पसंद है, मतलब ये कड़वी सच्चाई है, बट पीपल लाइक नेगेटिविटी, पीपल लाइक डाउनफॉल ऑफ समवन। कोई गिर रहा है उसको लोगों को देखने में बहुत मजा आता है। तो ऐसे ही फेक स्कैंडल सामने आता है, लोगों को बहुत मजा आता है, उसको गाली देना स्टार्ट होता है, ये सब चलता है। तो सोशल मीडिया कंपनीज आग में घी डालने का काम करती हैं।
और इससे लेकिन सोसाइटी देखो कितनी ज्यादा पोलराइज हो जाती है। फॉरेन फॉरेन कंट्रीज के लिए सॉफ्ट टारगेट बन जाती है वो कंट्री। इंडिया सबसे ज्यादा वल्नरेबल है क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है। 800 मिलियन लोग से ज्यादा इंटरनेट हमारे देश में यूज करते हैं। डिजिटल लिटरेसी अभी भी कम है, समझ रहे हो? तो इंडिया में ज्यादा दिक्कत है। तो 5 सॉल्यूशंस राइटर बताते हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन है राइट बेस्ड फ्रेमवर्क। हर सिटीजन की डिजिटल ऑटोनॉमी होनी चाहिए, यानी डेटा पे खुद का हक होना चाहिए। स्ट्रिक्ट कंसेंट लेने के लिए प्रोटोकॉल्स होने चाहिए। किसी के साथ में एम्प्लॉयमेंट या हेल्थ केयर में एल्गोरिथम की वजह से भेदभाव नहीं होना चाहिए। दूसरा है डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी। जो ये सोशल मीडिया कंपनीज है ना, ये क्या है, ये सेफ हार्बर प्रोविजन का इस्तेमाल करती हैं। ये कहती हैं कि हम तो सिर्फ प्लेटफॉर्म हैं, हमारी थोड़ी ना राय है, ये किसी किसी की दूसरे की राय है, और हमारे प्लेटफॉर्म पे तो सिर्फ उसने पोस्ट किया है, हमारी गलती नहीं है। भाई तुम एल्गोरिथम की सहायता से उस चीज को प्रमोट कर रहे हो, नेगेटिव चीज को, जो फेक चीज है उसको, तो आपकी भी तो जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो ये सेफ हार्बर इम्यूनिटी हटनी चाहिए, जिसका ढाल की तरह इस्तेमाल करती हैं ये सोशल मीडिया कंपनीज। फिर फ्री स्पीच को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। डिस इन्फॉर्मेशन से लड़ने के नाम पे ना गवर्नमेंट अपने जो क्रिटिक्स है ना उनकी आवाज दबा देती है। टारगेट बोट नेटवर्क्स और डीप फेक बनाने वाले जो लोग हैं ना, उनके खिलाफ फ्री स्पीच का इस्तेमाल होना चाहिए। सरकार अपने क्रिटिसिज्म पे फ्री स्पीच का इस्तेमाल कर लेती है। नेक्स्ट है कोग्निटिव रिजिलियंस, मीडिया लिटरेसी। सिर्फ देखो टेक्निकल चीजें ठीक करने से काम नहीं चलेगा। स्टेट कैंपेन भी चलाए कि भाई सिर्फ व्हाट्सएप फॉरवर्ड पे विश्वास मत करो, डिजिटल मैनिपुलेशन का शिकार मत बनो। फिर नेक्स्ट है अर्ली वार्निंग सिस्टम। हमारी नेशनल सोवरेनिटी बचाने के लिए ना हमें एक डिफेंस सिस्टम चाहिए। हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए देखो जिसमें स्टेट की खुद की सिक्योरिटी हो, एथिकल हैकर्स हो, इंडिपेंडेंट फैक्ट चेक हो, वो मिल के मिस इन्फॉर्मेशन को चेक करें और पब्लिक डोमेन में डालें। ऐसा एक मजबूत इकोसिस्टम हमें चाहिए मिस इन्फॉर्मेशन से लड़ने के लिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। ये सारे कीवर्ड्स हैं जो आप आंसर्स में यूज कर सकते हो। ये पोटेंशियल क्वेश्चन है तीसरा जो आज आपको अटेम्प्ट करना है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।